हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ओन छोटा सा यूट्यूब चैनल। तो एनालिसिस करते हैं आज की हिंदू की न्यूज़ का और इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज़ का, मेरे यानी जतिन वर्मा के साथ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। देखिए पहले पेज पे न्यूज़ है, फ्रेश मूव टू इम्पीच जस्टिस नागार्जुना रेड्डी। तो ये ओवर 60 मेंबर्स ऑफ राज्यसभा हैं, उन्होंने हमारे वाइस प्रेसिडेंट यानी कि चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के सामने ये प्ली फाइल करी है और वो एडमिट भी कर ली गई है। तो ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का जो अभी कंबाइंड हाई कोर्ट है उसके जस्टिस हैं ये, इनके खिलाफ ये इम्पीचमेंट प्रोसेस को चालू कर दिया गया है। दिस इज द सेकेंड अटेम्प्ट। पहले भी इनके खिलाफ ये अटेम्प्ट हुआ था, मतलब कि इनको इम्पीच करने के लिए पहले भी प्रोसीडिंग लाई गई थी, लेकिन उसमें क्या था, दिसंबर 5 2016 को 19 जो सिग्नेचर्स करने वाले जो एमपीज थे राज्यसभा में, उन्होंने अपने सिग्नेचर्स विड्रॉ कर लिए थे। तो आपके लिए यहाँ पे प्री के लिए थोड़ा सा एक टेक अवे है, थोड़ा अटेंटिव रहना कि ये टेक अवे ये है कि 19 सिग्नेटरीज कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं, मतलब कोई भी सिग्नेटरीज कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं जैसे इन 19 ने किया था। तो ये चीज है। एलिगेशंस अगेंस्ट द जजेस इंक्लूड इंटरफेयरिंग इन द जुडिशियल प्रोसेस इन सेवरल केसेस। तो एलिगेशंस क्या क्या प्रावधान हो सकते हैं, एम लक्ष्मीकांत में आप लोग देखोगे, इंडियन पॉलिटी की जो बुक है, और उसमें ये छोटी छोटी जो चीजें हैं कि क्या सिग्नेटरीज जो हैं, एक बार आपने किसी चीज पे हस्ताक्षर कर दिए, क्या आप विड्रॉ कर सकते हो। इस केस में जजेस का जो इम्पीचमेंट का प्रोसेस है, आर्टिकल 124 क्लॉज 4 जो है उसमें ये प्रावधान है। तो ये चीजें बुक्स में नहीं मिलती, तो थोड़ा सा हार्डवर्क, मतलब जो कहते हैं ना, थोड़ी सी फुर्ती दिखाओ और पॉलिटी की बुक उठाओ और उसमें ये नोट कर लो वहीं पे, ताकि कभी भी आपको जो जरूरत पड़े इंटरव्यू में या कभी भी आपको ये चीजें याद रहें। इधर पर्ची वर्ची पे मत लिखना, गुम हो जाएंगी ये स्टिकी नोट वगैरह पे, ये फैंसीफुल काम मत करना। एलिगेशंस ये हमने देख लिया कि कास्ट स्लर्स, उन्होंने कास्टिस्ट रिमार्क्स पास करे एक दलित जूनियर सिविल जज के खिलाफ। तो ये सब प्रावधानों के चलते, मतलब ये सब उनकी कुरीतियों के चलते उन्हें हटाने की बात करी जा रही है। वन ऑफ द राज्यसभा मेंबर्स जिन्होंने इस इम्पीचमेंट प्रोसेस के खिलाफ मतलब मुहिम जो चला रखी है राज्यसभा में, उन्होंने कहा है कि इस बार तो इन्हें हटा के रहेंगे। और हमारे जो राज्यसभा के चेयरमैन हैं हामिद अंसारी, उन्होंने इस मोशन को एडमिट कर लिया है। तो एक मोशन के तहत इसे एडमिट करा जाता है। तो आपके लिए अभी इंपॉर्टेंट हो गया, मान लो कि लेजर प्रिंटिंग के जरिए यूपीएससी प्रीलिम्स का पेपर यदि सेट होता है आजकल, तो अभी भी अगर पेपर नहीं बना है तो ये मोशन और ये जस्टिस के खिलाफ जो भी ये मुहिम चल रही है ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। और वैसे भी देखिए दिसंबर 5 2016 को ये चालू किया गया था, और जस्टिस ये कर्नन वाला जो इशू चल रहा है उसके चलते इम्पीचमेंट प्रोसेस में पहले भी बता चुका हूं इंपॉर्टेंट है। सम ऑफ द एमपीज, तो ये और क्या क्या प्रावधान है हम ये देख लेते हैं बाकी सारी चीजों को साइड में करते हुए, कि एक जजेस इंक्वायरी एक्ट है 1968 का, विच जनरली कंसिस्ट ऑफ सिटिंग जज। ये कह रहे हैं कि 3 सदस्यीय कमेटी बनाई जाती है वाइस प्रेसिडेंट द्वारा। कि नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, लोकसभा में यदि एडमिट हो तो, यदि लोकसभा के एमपीज ऐसा करते तो 100 एमपी चाहिए लोकसभा में, जो मोशन को मतलब इंट्रोड्यूस कराने के लिए। राज्यसभा में केवल 50 चाहिए, और 50 एमपी यदि ये एडमिट मतलब मोशन पास करने के लिए अपील करते हैं चेयरमैन ऑफ राज्यसभा को या लोकसभा को, 100 सदस्य लोकसभा के, तो क्या होता है कि उनके 3 सदस्यीय कमेटी का गठन होता है। यदि वो मोशन एक्सेप्ट कर ली जाती है, लीडर मतलब जो चेयरपर्सन ऑफ द हाउस हैं, लोकसभा में स्पीकर और राज्यसभा में चेयरमैन जिन्हें बोला जाता है, ठीक है, तो एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो 3 सदस्यीय कमेटी का गठन कर दिया जाता है जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 के तहत। तो ये जो 3 सदस्यीय कमेटी है, सिटिंग सुप्रीम कोर्ट जजेस एंड 2 हाई कोर्ट जजेस, एक सिटिंग सुप्रीम कोर्ट जज होंगे और 2 हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे। उसका The committee's decision will then be placed in both houses of parliament for a vote and would require a 2/3 majority of MPs present and voting in favor of the motion in the same session. सेम सेशन में ही होगा, और एन एब्सोल्यूट मेजोरिटी ऑफ अ जॉइंट सेशन। मतलब सेशन क्या है कि मतलब पार्लियामेंट्री जो पार्लियामेंट का सेशन चल रहा होता है उसी सेशन में, जिस सेशन में इस मोशन को एक्सेप्ट किया गया है। ऐसा नहीं कि 3 सेशन 4 सेशन के बाद, एक ही सेशन में ये सब कार्यवाही को अंजाम देना चाहिए। 2/3 में अगर ज्वाइंट सिटिंग का प्रावधान इसमें होता है, जी हाँ इसमें ज्वाइंट सिटिंग का प्रावधान होता है, तो थोड़ा जागते हुए जागरूक रहते हुए यहाँ पे सुनना। तो ये चीज है, फॉर द जज टू बी रिमूव्ड, तो एब्सोल्यूट मेजोरिटी होनी चाहिए। किस केस में, ज्वाइंट सेशन, अगर 108 के अंतर्गत ज्वाइंट सेशन क्या बुलवाया जा सकता है राष्ट्रपति द्वारा जब जज की इम्पीचमेंट का मामला हो, आर्टिकल 124 के अंतर्गत। जी हाँ, आर्टिकल 124 क्लॉज 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि मिनिमम 50 राज्यसभा के एमपी और या तो 100 लोकसभा के एमपी ये सिग्नेटरीज होने चाहिए टू इनिशिएट द इम्पीचमेंट। द ओनली मीन्स टू रिमूव द जजेस फ्रॉम ऑफिस इन द कंट्रीज हायर जुडिशरी।
हायर जुडिशरी मतलब कौन कौन सी, हाई कोर्ट्स की और सुप्रीम कोर्ट की। और जो सबऑर्डिनेट कोर्ट के जजेस हैं उनको रिमूव करने का क्या प्रावधान है, जरा फाइंड आउट करो। आपके लक्ष्मीकांत में चैप्टर दे रखा है, उसमें दे रखा होगा, नहीं तो गूगल बाबा तो है ही। आगे चलते हैं, प्रोसीजर फॉर रिमूवल ऑफ हाई कोर्ट जजेस, जज ऑफ हाई कोर्ट। ये कुछ डिटेल्स मैंने दे दी हैं ताकि आपकी क्यूरियोसिटी को थोड़ा सा पोक किया जा सके यहाँ से, तो थोड़ा उत्साहित होके इन्हें लक्ष्मीकांत में, डीडी बसु में, जो भी किताब पढ़ रहे हो, कुछ लोग जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं वो ल्यूसेंट पढ़ रहे हैं तो वहां पे ये डिटेल्स नहीं दी हैं, तो कृपया थोड़ा कष्ट करें और अमेजन से बुक ऑर्डर करें। जस्टिस इंक्वायरी एक्ट 1968 रेगुलेट्स द प्रोसीजर रिलेटिंग टू द रिमूवल ऑफ जज ऑफ अ हाई कोर्ट बाय प्रोसीजर ऑफ इम्पीचमेंट। तो ये सारे प्रावधान दे रखे हैं, लक्ष्मीकांत से ही कुछ कॉपी किया है, तो आप देख सकते हैं वहां पे। पेज 7 पे एक न्यूज है, रिच गेट बेल पुअर रिमेन इन जेल। तो लॉ कमीशन एडवोकेट्स रिलैक्सेशन ऑफ बेल प्रोविजंस फॉर अंडर ट्रायल प्रिजनर्स। तो ये 268 रिपोर्ट है लॉ कमीशन की, उसके अंतर्गत इन्होंने ये कहा है। देखिए, लॉ कमीशन की रिपोर्ट साल भर साल हर टॉपिक पे आती रहती हैं। जिस भी सुप्रीम कोर्ट ने कोई मुद्दा कह दिया लॉ कमीशन को स्टडी करने को, तो रिपोर्ट बना दी जाएगी। तो गवर्नमेंट ने कोई और मुद्दा दे दिया तो भी रिपोर्ट बना दी जाएगी। ट्रिपल तलाक के मामले पे, सब चीज़ों पे इनकी रिपोर्ट आती है। और लॉ कमीशन का जो जो सदस्य, जो चेयरमैन लगाए जाते हैं, वो 1 साल के लिए लगाए जाते हैं। वो नॉर्मली जो होते हैं फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है। ये जीएस पेपर 2 जो पॉलिटिका है आपका, उसके लिए इंपॉर्टेंट है। और जो पीछे जजेस वाली हमने न्यूज़ पढ़ी, इम्पीचमेंट वाली, वो तो आपको पता ही है किसके लिए इंपॉर्टेंट है, पॉलिटी के लिए ही ऑफ कोर्स। तो ये है, द कमीशन रिकमेंडेड टू द गवर्नमेंट अमेंडमेंट्स टू बेल प्रोविजंस इन द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड विद एम्फेसिस ऑन द अर्ली रिलीज ऑफ बेल ऑफ अंडर ट्रायल्स। अंडर ट्रायल्स कौन होते हैं? देखिए, यदि किसी अपराधी ने, मतलब किसी भी आदमी ने कोई क्राइम किया, अब पुलिस ने उसके खिलाफ एफआईआर जारी कर दिया और क्या किया कि उसे जेल में डाल दिया। अब वो आदमी जब जेल में चला गया तो वो उसे अंडर ट्रायल बोला जाता है उसी दिन से। अब वो अंडर ट्रायल आदमी क्या करता है, मतलब अपना समय बिताता रहता है, उसकी तारीख कब आएगी। अब इतने सारे कोर्ट केसेस पड़े हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में, हायर कोर्ट्स में, तो वो अंडर ट्रायल कहा जाता है उसे। जब तक एक भी सबऑर्डिनेट कोर्ट द्वारा कोई उसके खिलाफ पनिशमेंट नहीं सुनाई गई तो उसे अंडर ट्रायल कहा जाता है। तो ऐसे अंडर ट्रायल्स की जो गिनती है वो इंडिया में बढ़ती जा रही है। क्यों? स्लो जुडिशियल प्रोसेस। तो इसका ह्यूमन राइट्स पे भी असर पड़ता है दोस्तों। देखिए, यदि किसी के खिलाफ झूठा मुकदमा किसी पड़ोसी ने फाइल कर दिया या कोई और एलिगेशन लग गया, अब वो आदमी जेल में पड़ा है, ना उसके पास में बेल देने के पैसे हैं, ना कोई और अच्छा वकील राम जेठमलानी, हरीश साल्वे हायर करने के इनके पास पैसे नहीं है, ठीक है। तो क्या करेंगे, वो जेल में पड़ा रहेगा। तो जब तक उसकी बारी नहीं आएगी, उसकी तारीख नहीं आएगी। तारीख किन की आती है? ये मान लो ये फाइलें पड़ी हैं जहाँ पे मतलब थोड़ा सा रेड टेपिज्म है जुडिशरी में भी, ये फाइलें पड़ी हैं। तो जिस आदमी ने जिस आदमी के बच्चे ने मर्सिडीज से किसी को उड़ा दिया, वो फाइल तो ऊपर आ जाती है। ये जो फाइल है इस गरीब आदमी की, ये पड़ी रहती है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा ये जो स्टेटमेंट है ये लॉ कमीशन की रिपोर्ट में दी गई है। रिच गेट बेल, पुअर रिमेन इन जेल। तो ये पंगा है इंडिया में। ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे एक क्वेश्चन भी आ चुका है कि हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है दैट इज बायस्ड अगेंस्ट पुअर पीपल। तो ये क्वेश्चन यूपीएससी ऐसे ही पूछती है कि मतलब थोड़े से लेफ्टिस्ट ओरिएंटेशन के। इट रिकमेंडेड दैट अंडर ट्रायल्स, अब लॉ कमीशन रिकमेंड कर रहा है कि अंडर ट्रायल्स हु हैव कंप्लीटेड 1/3 ऑफ द मैक्सिमम सेंटेंस फॉर ऑफेंसेस अप टू 7 years। मतलब किसी में कोई उसने ऐसा अपराध किया जिसमें 7 साल की सजा, मतलब पुलिस ने जो चार्जशीट फाइल करती है, चार्जशीट क्या होता है कि जिस पे चार्जेस लगाए जाते हैं। मतलब आप लोगों का वाकयात मेरा भी नहीं पड़ा है पुलिस से, लेकिन बता रहा हूँ कि चार्जेस लगाए जाते हैं कि अच्छा इसको इस सेक्शन के अंदर, आईपीसी सीआरपीसी के इस सेक्शन के अंदर गिरफ्तार किया गया, इस पे ये आरोप हैं। तो जो ये चार्जशीट होती है, उस चार्जशीट में यदि कोई ऐसा प्रावधान है, कोई ऐसा कानून पे उसको गिरफ्तार किया गया है कि 7 साल से कम की सजा होगी उसे, तो ऐसे केसेस में लॉ कमीशन ने कहा है कि 1/3 जब तक कि वो अपनी, मान लो कि 2 साल की सजा पूरी कर चुका है, 2.25 साल की, तो उसे छुट्टी कर दिया जाए, मतलब उसे भेज दिया जाए घर। और बाकी केसेस में जिसमें कि 7 साल यानी कि हीनस क्राइम्स कोई कमिट करे हैं, तो 7 साल से जिसमें ज्यादा की सजा है यानी कि 10 साल की सजा है, तो ऐसे आरोपी ने यदि 5 साल अपनी सजा के पूरे कर लिए 10 साल में से, यानी हाफ द सेंटेंस, तो उसे भी बाइज्जत बरी करके घर जाने की अनुमति दे दी जाए। बाइज्जत बरी, मैं वर्ड फिल्मों वाला इसलिए यूज कर रहा हूँ। बाइज्जत बरी करने से मतलब ये है कि यदि मान लो उसे कल को कोई नौकरी लेनी है तो उसके खिलाफ वो थाने में वो चार्जशीट पेंडिंग ना रह जाए। और यदि मान लो कि उस पर कोई और क्राइम का आरोप लगता है तो ये नहीं दिखे कि उसके खिलाफ ऑलरेडी एक चार्जशीट पेंडिंग था, तो हाँ इसी ने ही क्राइम किया होगा, तो पुलिस भी उसे शक की नज़र से नहीं देखे। और तीसरी बात यह है जो आपके और मेरे जैसे लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है
कि मतलब उसका रिश्ता हो जाएगा बेचारे का, और ये सब चीजें हैं, उसे उसके ससुर जी या होने वाले ससुर जी गलत नजर से नहीं देखेंगे, आरोपी की नजर से नहीं देखेंगे, ये सब चीजें हैं। तो आगे चलते हैं। द कमीशन सेड न्यू लीगल प्रोविजन फॉर रिमिशन, रिमिशन मतलब छूट देने का ये प्रावधान है जो सजा में, should be included in the CRPC itself to cover those under trials who have already endured the full length of maximum sentence। मतलब 10 साल की सजा हो सकती थी और 10 साल की ही सजा उसने पूरी कर ली है, अभी तक उसकी कोर्ट में पेशी नहीं आई, कोर्ट ने सजा नहीं सुनाई, तो ऐसे केसेस में उसे बरी कर देना चाहिए, बाइज्जत बरी कर देना चाहिए। Prolonged periods in prison where under trials and convicts were not segregated would only make hardened criminals। मतलब क्या है कि अंडर ट्रायल्स ये बेचारा आरोपी है, पता नहीं आरोप किया, पता नहीं क्राइम किया है कि नहीं, और कन्विक्स वो होते हैं जिन्हें सजा सुना दी गई है, ये मुकर्रर हो गया कि हाँ इन्होंने ही कोई अपराध किया था। तो जब दोनों एक दूसरे की अच्छी संगत वाला और बुरी संगत वाला आदमी साथ में बैठेंगे तो साधु भी बोलते हैं कि मतलब उस पर भी प्रभाव पड़ जाता है संगत का, तो ऐसा होके क्या हो जाएगा, ये हार्डेंड क्रिमिनल्स हो जाएंगे, उनके तौर तरीके समझ जाएंगे। तो थोड़ी अच्छी अच्छी सी जो मूवीज होती है ना, जेल मूवी है एक, जेल मूवी भी आप लोग ऐसी मूवीज भी देख लिया करो, पता नहीं कहाँ कहाँ बाहुबली ये सब देखने चले जाते हो। तो ये चीजें हैं। स्टैटिस्टिक्स, अ मेजॉरिटी ऑफ देम 70.6% आर इलिटरेट और सेमी इलिटरेट। तो इनको मतलब ये बेल पत्र कैसे, बेल ये सब कैसे फाइल करनी है, बेल एप्लीकेशन, ये सब चीज़ें इन्हें नहीं पता है। एंड बिलोंग टू सोशियो इकोनॉमिकली मार्जिनलाइज ग्रुप्स। तो मतलब इनकी अर्थव्यवस्था भी ऐसी नहीं है कि ये राम जेठमलानी मतलब बीइंग ह्यूमन वाले वकील हायर कर सकें या हरीश साल्वे जैसे वकील हायर कर सकें। तो 67% ऑफ द प्रिजन पॉपुलेशन इज अवेटिंग ट्रायल। 33% ऐसे हैं जिनके अपराध, जिनको ये साबित हो चुका है कि हाँ इन्होंने अपराध किया, कन्विक्स जिन्हें कहा जाता है। बाकी के 67% मतलब छत के नीचे बस मतलब अपने उनके ऊपर जो आरोप लगे हैं उसी के चलते अभी उनके आरोप प्रूव नहीं किए गए हैं कोर्ट में। अननेसेसरी अरेस्ट्स, द कमीशन कोटेड एन एक्सपर्ट स्टडी which said that a majority of arrests are for very minor prosecutions। तो अब ये एक्सपर्ट स्टडी कमीशन ने कोट करी है, तो आप ये लिख दोगे, लॉ कमीशन ने अपनी 268वीं रिपोर्ट में ये लिखा है अपने आंसर में ज़्यादा नंबर पाने के लिए, 60% से अबव पाने के लिए, यूपीएससी में बहुत होते हैं। तो वेरी माइनर प्रोसिक्यूशंस, ओवर 60% ऑफ अरेस्ट वर फॉर अननेसेसरी एंड सच अरेस्ट अकाउंटेड फॉर 42.3% ऑफ जेल एक्सपेंडिचर। देखिए 60% जो अरेस्ट करी गई, जो मतलब पुलिस ने गिरफ्तारियां करी हैं, वो पेटी क्राइम्स के लिए हैं। जैसे मतलब आप चलते चलते राह चढ़ते किसी से भिड़ गए और ये सब आपने लड़ाई हंगामा शुरू कर दिया, करते हो आप सब लोग, पता है मुझे, बाइक किसी में घुसा दी और हो गई लड़ाई और चलो जी। तो ऐसे केसेस हैं, पेटी क्राइम्स हैं। और जेल प्रशासन का जो वहाँ पे चावल रोटी दिया जाता है, 42% खर्चा इनके रख रखाव में आ रहा है, ठीक है। इट सेट द इम्प्रिजनमेंट रेट इन इंडिया इज 33 पर 1 लाख ऑफ द नेशनल पॉपुलेशन। तो और कंट्रीज के मुकाबले कम है या ज्यादा है? कम है, ठीक है। तो 1 लाख में से 33% लोग हमारे इम्प्रिजनमेंट मतलब इम्प्रिजनमेंट रेट है, इनको जेल में डाला जाता है। तो ये चीज़ है, नेशनल पॉपुलेशन का रेट है, ये किसी एक पर्टिकुलर स्टेट का नहीं है। According to the prison statistics of India, prison occupancy rate stands at 114%। मतलब ये है कि जहाँ पे सॉरी 100 लोगों की मतलब कैपेसिटी थी एक जेल रूम की, जेल उसकी लॉकअप की, वहाँ पे 114 लोगों को रखा जा रहा है। The prisons have 53,000 officials to take care of 4,20,623 inmates। तो मतलब जेल में रह रहे हैं 4,20,000 लोग और उनके रख रखाव के लिए 53,000 लोगों को लगाया गया है। तो ये चीज़ है विच अमाउंट्स टू 1 ऑफिशियल पर 8 इनमेट्स। तो ये चीज़ें हैं। वाइल नोटिंग दैट हीनस क्राइम्स लाइक मर्डर हैड इंक्रीज्ड बाय 250%। अब यहाँ पे जो सो रहे हो वो जाग जाओ, तो ये अभी तक तो सीक्वेंस में चल रहा था, यहाँ पे एक नई लाइन है, रेप बाय 873% एंड किडनैपिंग एंड एब्डक्शन बाय 749% सिंस 1953। कमीशन ने ये वर्ड ऑफ कॉशन डाला है यहाँ पे, सावधानी के लिए, चेतावनी के लिए, कि दैट गवर्नमेंट शुड नॉट व्यू बेल सिस्टम एज अ पैनेशिया। मतलब ये 100 रोगों की एक दवा नहीं है कि सबको बेल दे दो और बरी कर दो। क्योंकि अगर मान लो इसमें कोई वाकई में अपराधी था, उसे 10 साल की सजा होनी थी, उसे सजा हुई 5 साल की और उसे छुट्टी कर दिया, तो अगली बार ये सोचेगा चलो 5 साल की सजा बची है, थोड़ा और क्राइम करके आता हूँ, कोई फिरौती और ये एब्डक्शन और किडनैपिंग करता हूँ, हो सकता है इस बार बच जाऊँ। तो उसमें कानून का भय खत्म हो जाएगा। तो इसलिए ये कह रहे हैं कि जब क्राइम इतना ज़्यादा बढ़ रहा है तो सरकार को पहले फास्ट डिलीवरी सिस्टम को सबसे पहले दुरुस्त करना चाहिए, हमारे जस्टिस डिलीवरी सिस्टम को। तो इसे फास्ट करना चाहिए, ये तो लास्ट रिजॉर्ट होना चाहिए कि मतलब इन्हें छुट्टी कर दो ऐसे ही बिना सजा पूरी किए। आरोपी है, हो सकता है वो अपराधी हो,
यदि चोर बच के चला जाएगा तो दिक्कत, और यदि निर्दोष को सजा हो जाएगी तो दिक्कत। तो अभी जो लॉ कमीशन की रिपोर्ट है वो निर्दोष की फेवर में है, ठीक है। क्योंकि क्या हो रहा है, यदि मान लो कि किसी निर्दोष को सजा हो जाएगी तो वो कहेगा कि सजा तो वैसे ही हो गई, तो अब क्राइम ही करके देख लेता हूँ, क्या पता बिना मतलब क्या पता बच जाऊं ऐसे केस में। तो जस्टिस एक बहुत ही ब्रॉड टर्म है। जस्टिस का मतलब यही नहीं है कि सिर्फ आरोपी को सजा होनी चाहिए, जस्टिस का मतलब ये भी है कि निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। तो ये चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक सिविलाइज्ड डेमोक्रेटिक कंट्री में दोस्तों। तो आगे चलते हैं, पेज 11 पे एक न्यूज है, जापान इंडिया विजन फॉर अफ्रीका। तो अभी हमने देखा कि अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक की समिट जो एनुअल जनरल मीटिंग है वो इंडिया में की गई है। तो उसके चलते जापान के जो प्रेसिडेंट हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, वो इंडियन प्राइम मिनिस्टर यानी हमारे ऑनरेबल नरेंद्र मोदी जी के साथ में उन्होंने एक विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया है एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर बनाने का, प्रपोज्ड बाय प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ 2 कंट्रीज इन लास्ट नवंबर 2016 में। तो देखिए ये दोनों कंट्रीज का क्या है, चाइना को काउंटर करने के लिए। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जापान भी नाखुश है चाइना की जो गतिविधियां हैं साउथ चाइना सी में, ईस्ट चाइना सी में। चाइना क्या है, अग्रेसिव प्लेयर बन के आ रहा है सामने, अग्रेसिव सुपर पावर, जो कि जापान को भी इंडिया को भी गवारा नहीं है। तो इसके चलते दोनों कंट्रीज ने क्या कहा है कि ठीक है, चाइना अगर रिसोर्सेज इन्वेस्ट कर रहा है तो सिर्फ आर्थिक रिसोर्सेज के चलते इंडिया अफ्रीका में पीछे नहीं रहना चाहिए। मेन मुद्दा बात का ये है, नब्ज यही है इस बात की कि अनलाइक चाइनाज वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट अबाउट विच इंडिया हैज रेज्ड सेवरल कंसर्न्स, तो इंडिया ने काफी आपत्तियां जताई हैं। एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर जो बनाया जाएगा इज कंसीव्ड एज अ मोर ओपन एंड इंक्लूसिव प्रोग्राम दैट विल बी बेस्ड ऑन मोर कंसल्टेशंस। तो इसमें पहले वार्तालाप करी जाएगी, इसमें सीक्रेसी नहीं होगी, ट्रांसपेरेंसी होगी, एंड कीप पीपल एज द सेंटर पीस रादर देन जस्ट ट्रेड एंड इकोनॉमिक टाइज। तो चाइना क्या करता है, एक्सप्लॉयटेटिव काम करता है, शोषण करने की कोशिश करता है कि सारी जो कोयला है, डायमंड है, उसका खनन करके बस चलते बनो। लेकिन इंडिया ये कह रहा है कि ये प्रोजेक्ट ऐसा नहीं होगा, पहले लोगों के हित में जो काम है पहले वो करे जाएंगे। तो जापान कह रहा है हाँ मैं तुम्हारी पीठ थपथपाता हूँ और तुम काम करो, ऐसा पैसा हम देते हैं, तुम बस काम करते चलो, बस चाइना का यहाँ पे वर्चस्व नहीं फैलने दो। तो इसके 4 की एलिमेंट्स होंगे। द डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेड टू द बोर्ड ऑफ अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक्स गवर्नर्स एट देयर एजीएम जो इंडिया में करी गई है, उस एजीएम में प्रपोजेस 4 की एलिमेंट्स दैट लेवरेज द स्ट्रेंथ्स ऑफ इंडिया एंड जापान। तो इंडिया की स्ट्रेंथ क्या है, वहां पे लोगों के साथ में कांटेक्ट है। गांधी जी इंडिया आने से पहले, अपना स्वतंत्रता संग्राम ये सब लड़ने से पहले साउथ अफ्रीका में संघर्ष कर रहे थे, इसके लिए इंडिया की अच्छी छवि है वहां पे, और वैसे भी अच्छी टाइज हैं। तो दे आर 4 पिलर क्या हैं इसके, एनहांसिंग कैपेसिटी एंड स्किल्स, मतलब जो लोगों के कैपेसिटी है अफ्रीकन लोगों की उनको बढ़ावा देना। बिल्डिंग क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर नॉट क्वांटिटी वाला कौन कर रहा है, चाइना। एंड कनेक्टिंग इंस्टीट्यूशंस को कनेक्ट करना, जैसे अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक है उसे इंडिया के साथ में जोड़ना, और वहाँ की जो आपसी इंस्टीट्यूशंस हैं, कुछ वेस्ट अफ्रीकन इंस्टीट्यूशंस हैं, कुछ ईस्ट अफ्रीकन इंस्टीट्यूशंस हैं, कुछ नॉर्थ अफ्रीकन है, क्योंकि अफ्रीका बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है, तो इनको आपस में जोड़ना। तो ये भी एक लक्ष्य है। डेवलपमेंट एंड कोऑपरेशन प्रोजेक्ट्स इन हेल्थ क्यों है, क्योंकि एक इक्वेटोरियल कॉन्टिनेंट है, बीमारियां फैलती रहती हैं वहाँ पे। फार्मिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। तो ये इन प्रावधानों के इस तर्ज पे इस रिलेशनशिप को बुनियाद दी जाएगी। पीपल टू पीपल पार्टनरशिप्स को भी बढ़ावा दिया जाएगा। जापान एक्सपेक्ट्स ग्रेटर सिनर्जी, तो ये स्पेलिंग थोड़े गलत है, ठीक कर लेना। ग्रेटर सिनर्जी बिटवीन जापान्स टेक्नोलॉजी एंड कैपिटल एंड इंडिया स्ट्रॉन्ग नेटवर्क एंड एक्सपीरियंसेस इन अफ्रीका। तो इंडिया का जो मतलब नेटवर्क है, इन कंट्रीज के साथ में अच्छे संबंध हैं, कीनिया और इनके साथ में, तो इंडिया उनको यूज करेगा और जापान अपनी टेक्नोलॉजी देगा इसमें बढ़ावा देने के लिए। और कीनियाज मोम्बासा पोर्ट जो है वो जापान की सहायता से बन रहा है। कहीं सब कुछ अंधाधुंध चाइना कर दो, कीनिया का मोम्बासा पोर्ट एक तो आप आज अपने एटलस मैप में देखोगे। जिन लोगों के पास एटलस मैप नहीं है, ऑक्सफोर्ड का या ओरिएंट ब्लैक स्वैन का एटलस मैप आप अमेजन से बहुत आसानी से ऑर्डर कर सकते हो। फ्लिपकार्ट से करो, अमेजन से करो, किसी से भी करो, या पास की दुकान से ले आओ, बस ले आओ उसे और पढ़ना शुरू कर दो। ये चीज़ें हैं। अब इंटरनेशनल पेज पे एक न्यूज़ दे रखा है दोस्तों, ये न्यूज़ है यूएस प्रपोजेस कट इन एड टू पाकिस्तान। मतलब यूएस जो आर्थिक मदद करता है पाकिस्तान की, ताकि पाकिस्तान जो है टेररिज्म के खिलाफ या फिर यूं को फेवर में कुछ कदम उठाता रहे। तो ये टेररिज्म की फेवर में उठाता है। वैसे यूएस वाले ये सोचते हैं कि ये टेररिज्म, आतंकवाद के खिलाफ पैसा को यूज करेगा। तो अभी क्या हो रहा है, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने ये कहा है
मिलिट्री एड जो है पाकिस्तान को 2018 के लिए बी रिड्यूस्ड टू 100 मिलियन फ्रॉम 265 मिलियन इन 2017। $100 मिलियन अंडर फॉरेन मिलिट्री फंडिंग इज टू हेल्प पाकिस्तान बाय मिलिट्री हार्डवेयर। अब ये मिलिट्री हार्डवेयर बाय करेगा, हमारे लिए दिक्कत इंडिया के लिए, तो एक वे से अच्छा है कि इसे रिड्यूस करने की बात करी जा रही है। विद अदर प्रोग्राम्स एडेड द टोटल प्रपोज्ड असिस्टेंस, पाकिस्तान को जो असिस्टेंस आता है वो टोटल हो जाता है $344 मिलियन, विच इज ऑल्सो अ सब्सटेंशियल रिडक्शन। तो मतलब अब 344 मिलियन, मतलब उसमें से 265 में से सीधा 100 मिलियन रह जाएगा। इजराइल, इजिप्ट एंड जॉर्डन विल नॉट फेस एनी कट्स। इजराइल तो चाहता है यूएसए का, तो उसके कोई कट नहीं होंगे। इजिप्ट में क्यों नहीं होंगे? क्योंकि इजिप्ट में जो अभी जो अल सीसी जो भी हैं, उनका नाम है राष्ट्रपति का, वो यूएसए की सहायता से ही वहां पे आए हैं, मोर्सी को हटा के, तो इसलिए उनको भी यूएसए को खुश रखना पड़ेगा। और जॉर्डन, उसमें कोई कट नहीं होगा, इनको जो मिलिट्री आर्थिक सहायता दी जाती है। इजराइल विल रिसीव अमाउंट, देखो यहाँ पे $3.1 बिलियन, लगभग 17,000 करोड़, इंडिया की अभी जो रुपये की वैल्यू है 17,000 करोड़ रुपए। इजिप्ट $1.3 बिलियन एंड जॉर्डन $350 मिलियन रिस्पेक्टिवली। मोरक्को, लेबनान, इराक विल फेस कट्स अलोंग विद पाकिस्तान इफ द एडमिनिस्ट्रेशंस प्रपोजल आर पास्ड। तो पाकिस्तान के साथ साथ इन कंट्रीज में भी कट किया जाएगा, इराक में कट किया जाएगा। पहले वहां पे तबाही मचा दी, अब वहां की मिलिट्री को भी अब ये सहायता नहीं देंगे। तो खतरा क्या है यहाँ पे? आईसिस अभी भी वाइप आउट नहीं हुआ है। अगर आप इराक में सहायता देना कम कर दोगे तो अफगानिस्तान की मिलिट्री की तरह इराकी जो मिलिट्री है वो अभी थोड़ा सा प्रबल होने की कोशिश कर रही है, तो उसको प्रबल होने से पहले ही आप उनको सपोर्ट देना बंद कर दोगे, वेपन्स वो कैसे खरीदेंगे? मेरा कहना यह है कि पाकिस्तान से सारी सपोर्ट हटा के इराक को दे दो, ठीक है? चलो लेबनान को मत दो, लेबनान से ईरान का खतरा है और वो सब बातें हैं, वो सब कभी और स्टडी करेंगे। इराक को सारी पाकिस्तान की सारी हटा के दे दो यहाँ पे, क्योंकि एक कंट्री यहाँ पे ये कर रहा है कि टेररिज्म को बढ़ावा दे रहा है और ये फिर भी उसे सपोर्ट करे जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि यूएस के लोग, जो यूएस का प्रशासन है, वो इस बात को जानता नहीं है कि ऐसा कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ अपना वर्चस्व बनाने के लिए। क्यों बनाने के लिए? क्योंकि अगर यूएस से नहीं देगा तो पाकिस्तान क्या करेगा? फिर चाइना की गोद में खेलेगा, चाइना की गोद में खिलकारियां मारेगा। तो मतलब उससे क्या होगा? यूएसए को कल को एयर बेस बनाना है, मिलिट्री बेस बनाना है पाकिस्तान में, उसके लिए जो यूएस फोर्सेस कभी कभी पाकिस्तान में चली जाती हैं, मतलब अभी भी उन्होंने अपना वहां पे दबदबा बनाया हुआ है, तो वो दबदबा खत्म हो जाएगा। इसके लिए ये एड दी जाती है पाकिस्तान को, ताकि पाकिस्तानी जो एस्टेब्लिशमेंट है, जो मिलिट्री है, जनरल्स हैं, वो खुश रहेंगे, वो इस पैसे में से थोड़ा अपना जेब भरेंगे। और जब भी यूएसए कुछ करेगा, जैसे कभी ओसामा बिन लादेन जैसे टेररिस्ट को खत्म करना है, तो एकदम से एबटाबाद में हेलीकॉप्टर भेजा यूएस नेवी सील्स का और रातों रात ऑपरेशन किया और काम खत्म। तो ऐसे कामों के लिए, चाइना को चेक करने के लिए यूएसए ये एड दे रहा है। इसके दो मतलब हैं, एक तो चलो वेपन आप खरीद लो, दूसरा कि आप ये भी यूएसए की भी सहायता करो, चाइना को काउंटर करने के लिए लॉन्ग टर्म ये सहायता दी जाती रहेगी। तो सेवरल रिपब्लिकन लॉ मेकर्स हैव सेड दैट दे वुड अपोज, मतलब ओबामा की जो ये डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिसीज हैं उसे अपोज करेंगे और ये कहेंगे कि इसे बरकरार रखा जाए, $265 मिलियन जो दिए जा रहे हैं। तो ये चीजें हैं। A CBS report that quoted an internal memo said the State Department, यूएस का जो स्टेट डिपार्टमेंट है, was opposed to cuts, उन्होंने कहा है कि ये कट नहीं लगाने चाहिए। The memo assesses that reduction could affect Pakistan's army, navy and air force and diminish its ability to patrol the maritime border। तो पेट्रोलिंग फैसिलिटी में थोड़ा कम हो जाएगा, मतलब उसे गश्त नहीं लगा पाएंगे, रेकी नहीं कर पाएंगे, ये सब चीजें हैं। इट में डेंट वॉर ऑन टेरर, कि वॉर ऑन टेरर जो पाकिस्तान ने चला रखा है, या वॉर इन फेवर ऑफ टेरर चला रखा है, जो भी है उसमें थोड़ा मतलब डेंट पड़ जाएगा, उसमें थोड़ी पाकिस्तान की काबिलियत कम हो जाएगी। तो ये चीज़ें हैं। कन्वर्जन टू लोन्स, अब ये इन्होंने बहुत अच्छा कहा है, ये कह रहे हैं कि देखो ये सारा जो पैसा दिया जा रहा है ना, उसे लोन के रूप में दिया जाए, मिलिट्री ग्रांट्स जो दी जा रहे हैं, ताकि पाकिस्तान को इन्हें चुकाना पड़ेगा वेयर एवर अप्रोप्रिएट। एन आइडिया दैट कुड बी डेट्रीमेंटल, जो कि नुकसानदायी हो सकता है अमेरिका के हितों के लिए। अकॉर्डिंग टू मेनी कमेंटेटर्स, द प्रपोज्ड सिस्टम will require partner countries to buy American weaponry with loans before paying the money back to America. If implemented, the new system could drive many countries to America's rivals. अब ये वही बात आ गई कि ये सारी कंट्रीज जो हैं चाइना या फिर रशिया की तरफ चली जाएंगी, और फिर यूएसए क्योंकि काफ़ी दूर है, चाइना और रशिया पास हैं, तो पाकिस्तान, रशिया, चाइना ऑलरेडी बहुत करीबियाँ इनमें देखने को मिल रही हैं। क्यों? जब से मतलब ये एड कम करनी शुरू करी है, पहले ये बिलियंस में होती थी, अब ये मिलियंस में आ गई, अब ये मिलियन से 100 मिलियन की बात करी जा रही है। तो जैसे जैसे एड कम होती जा रही है, आर्थिक सहायता कम होती जा रही है,
पाकिस्तान और चाइना में करीबियां बढ़ रही हैं, जो कि यूएसए के लिए अच्छा नहीं है। और ऐसे ही रशिया और पाकिस्तान में जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज की हम बात सुनते हैं, वो भी अच्छा नहीं है यूएस के लॉन्ग टर्म हितों के लिए, इसीलिए ये एड दी जाती है। तो ये चीजें हैं। आगे चलते हैं हम दोस्तों बिजनेस पे। ये इंडियन एक्सप्रेस से चुराई गई न्यूज है। वो कहते हैं ना, सिर्फ एक ही चीज है जिसको चुराना बुरी बात नहीं है, वो है कि नॉलेज। तो आप भी चुराते रहते हो इधर उधर बहुत सारे यूट्यूब चैनल से, तो मैंने भी थोड़ा इंडियन एक्सप्रेस से ही ऐड किया है। देखिए, फर्म्स पेइंग रेटिंग एजेंसीज इज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। अब क्या होता है, यहाँ पे समझने का ज्यादा है और पढ़ने का कम है। पढ़ तो आप खुद भी लोगे, ठीक है। यहाँ पे क्या है देखो, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, खाली स्लाइड पे चलते हैं। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी में क्या करती हैं कि ये आपने लोन लेना है, मतलब ये कोई कंपनी है, विजय माल्या की कंपनी ले लेते हैं, हमारी फेवरेट, ठीक है। किंगफिशर कंपनी ने लोन लेना था और बैंक ने लोन देना था, ठीक है। तो बैंक ने कहा कि आपकी रेटिंग क्या है, मतलब जैसे आपको कोई डिग्री करनी होती है, आपसे कॉलेज पूछता है कि आपकी कितनी परसेंटेज आई है, उस बेसिस पे आपको मैथमेटिक्स, साइंस या फिर कॉमर्स या आर्ट्स में या फिर सबसे बाहर मतलब एडमिशन वोकेशनल एजुकेशन में आपको डाल दिया जाता है, ठीक है। वैसे ही किंगफिशर ने जब अप्रोच करना था, तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज क्या काम करती हैं, रेटिंग देती हैं कंपनी को, किंगफिशर को, कि इनकी AAA रेटिंग है, इनकी बियर जो है किंगफिशर की वो बहुत ज़्यादा बिकती है, इसके चलते इनको किंगफिशर उड़ान भरने का, एयरलाइन चलाने का मतलब वो दे दिया जाए, लोन दे दिया जाए, एयरलाइन कंपनी बनाने का। अब बियर बनाने वाली कंपनी को एयरलाइन चलाने का बिना किसी एक्सपीरियंस के लोन देने की बाद क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज इन्हें AAA रेटिंग दे देती हैं। क्यों दे देती हैं? क्योंकि ये जो किंगफिशर कंपनी है, इन्होंने इसे क्या दिया है, पैसा दिया है। क्या पैसा दिया है? फीस दी है। तो इसी के बेसिस पे ये रेटिंग करती हैं। या फिर बैंक जो है, जिसको रेटिंग चाहिए, वो इनको पैसा देगा कि आप रेटिंग दो। अब उस बेसिस पे रेटिंग देंगी और बैंक लोन दे देगा या नहीं देगा। अब अगर बैंक ज्यादा पैसा देगा, भाई बैंक क्यों देगा, पब्लिक सेक्टर बैंक है हमारे, उनको ये अनुमति नहीं है, उनको हर पैसे का ब्यौरा देना पड़ेगा, ऑडिट होएगा उनका CAG द्वारा और अन्य ऑडिटर्स द्वारा, तो वो बात खुल के आ जाएगी। लेकिन किंगफिशर के पास में बहुत पैसा है, तो ये पैसा दे देती है और इसकी रेटिंग जो है A प्लस 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 प्लस, जितने प्लस लगा लो वो दे दिए जाते हैं। उसके चलते बेचारे हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स की मैनेजमेंट है, इन्हें लोन दे दी जाती है, लोन दे देते हैं और 9,000 करोड़ लेके किंगफिशर एयरलाइंस फरार। तो मतलब वही वाली बात है, बियर पी के जब प्लेन उड़ाओगे कंपनी तो घाटे में चलेगी, वही वाली बात है। तो अब यहाँ पे स्टडी करते हैं फैक्चुअली ये है क्या। इन अ मूव दैट कुड ड्रास्टिकली ओवरहॉल द ऑपरेटिंग फ्रेमवर्क ऑफ क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज इन इंडिया, Reserve Bank of India plans to create a fund from which payments will be made to agencies for rating of corporate borrowers। तो एक फंड बनाया जाएगा, RBI कह रहा है, कि जिसमें कि पैसा बैंक डालेंगे ताकि बैंकों के NPAs ना बढ़े। अब अल्टीमेटली नुकसान किसे हुआ है? यदि किंगफिशर जैसी कंपनीज पैसे लेके चली गई या उन्होंने कर्जा नहीं चुकाया बैंकों को, तो उसमें कुछ ना कुछ अपने प्रॉफिट का या जितने उन्होंने लोन दिए हैं उसमें कंट्रीब्यूट करेंगे, उसी से ही क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज को पे किया जाएगा, ताकि क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज एक निष्पक्ष रेटिंग दें और उसी के आधार पे ही लोन दिए जाएंगे। दिस इज एम्ड एट ग्रेजुअली रिप्लेसिंग द एग्जिस्टिंग प्रैक्टिस वेयर इन द बोरोवर्स और इशूअर कंपनी, मतलब लोन देने वाली कंपनी या लोन लेने वाले जो ये ग्राहक हैं, पेज द एजेंसी रेटिंग इट्स क्रेडिट वर्दीनेस, कि मतलब कंपनी की क्रेडिट वर्दीनेस कैसी है, मतलब वो दिवालिया तो नहीं है या दिवालिया तो नहीं हो जाएगी, इस पे रेटिंग देने के लिए ये दोनों, या तो बोरोवर जैसा हमने देखा वो पे करेगा। ये क्लियर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। मतलब ये तो ये हो गया कि आपकी UPSC का जो मार्क्स हैं, मान लो कि आपने मेंस दिया है या आपने जो अपनी यूनिवर्सिटी के एग्जाम दिए हैं, उनको इवेल्युएट करने के लिए एग्जामिनर को फीस जो है वो आप ही दे रहे हो। तो ऐसे करने में क्या होगा, आप लोग वहाँ पे मतलब कुछ जहाँ पे देखा जाता है कि मतलब आपने बॉटल दे दी, घर पे मिठाई भेज दी, रोज छाछ लेके जाते थे एग्जामिनर के लिए, ताकि पेपर में एटलीस्ट जो असेसमेंट है वो वाइवा वोस में अच्छी लग जाए। तो ऐसा होता है यहाँ पे, तो वैसा होने लग जाएगा तो क्या होगा, हमेशा असेसमेंट अच्छी लगेगी, कॉलेज की जो असेसमेंट लगती है। द प्रपोज्ड फंड्स फ्रॉम विच पेमेंट्स विल बी मेड टू क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज विल बी क्रिएटेड आउट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द बैंक्स एंड द RBI। तो सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल का ये कहना है, द न्यू मॉडल विल फर्स्ट बी इम्प्लीमेंटेड फॉर लार्ज बोरोवर अकाउंट्स and later it is expected to be expanded to cover other accounts also। लार्ज बोरोवर मतलब 1,000-2,000 करोड़ के ऊपर के जो लोन है, उसके बाद में छोटे बोरोवर्स के लिए भी इसे बढ़ा दिया जाएगा। ओवर 95% ऑफ द फी फॉर ऑब्टेनिंग क्रेडिट रेटिंग्स इज करेंटली पेड फॉर बाय बोरोवर्स, मतलब किंगफिशर जैसे लोग, टाटा जैसे लोग या रिलायंस जैसे लोग रेटिंग एजेंसीज को पे करते हैं। दिस इज एन आर्ग्यूमेंट दैट व्हेन डेट इशूअर कंपनी, देयर इज एन आर्ग्यूमेंट कि जब ये डेट इशूअर कंपनी जो है और द बोरोवर पेज द एजेंसी, इट इज एबल टू इन्फ्लुएंस द रेटिंग्स।
तो ये सिंपल सी बात है, जैसे असेसमेंट वाला हमने एग्जाम्पल लिया तो एग्जामिनर को आप प्रभावित कर दोगे। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एनविसेजेस एन इंपॉर्टेंट रोल फॉर क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज इन द स्कीम ऑफ थिंग्स। तो ये जो प्रणाली है पूरी लोन देने की, उसमें क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज का बहुत अहम भूमिका है। एंड विद अ व्यू टू प्रिवेंटिंग रेटिंग शॉपिंग। तो अभी तक आप वेटिंग कर रहे थे, तो ये कैची जो टर्म्स है रेटिंग शॉपिंग, ये अपने नोट्स में डाल सकते हो कि मतलब कोई और शॉपिंग करने मत चले जाना और यहीं पे ही रहना। रेटिंग शॉपिंग का मतलब है कि जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से किंगफिशर या जिस कंपनी को लोन लेना है, वो क्या करेगी, जो कंपनी तैयार है कि आप मेरे को 50 करोड़ दे दो और मैं आपकी अच्छी रेटिंग दे दूंगा, आप मेरे को मतलब 500 रुपये दे दो या कुछ मतलब एग्जामिनर को कुछ 1000-2000 रुपये दे दो और वो आपको अच्छे मार्क्स दे देगा। तो ऐसे में क्या होगा, आप दर बदर घूमोगे, एग्जामिनर कौन सा चाहिए आपको। तो इस केस में ये कंपनीज क्या करेंगी, रेटिंग जो अच्छी देने को कंपनी तैयार है उसके लिए शॉपिंग करेंगी कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसी कौन सी है, मूडीज है, फिश है या कोई और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो अच्छी सी रेटिंग दे दे, उसके लिए ये शॉपिंग करती घूमेंगी। और ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना हो पाए, इसीलिए आरबीआई क्या कर रहा है कि एक फंड बनाया जाए, उसमें से पैसे दिए जाएं और ये जो 95% पैसा है ये बोरोवर्स या जिन्हें लोन चाहिए वो ना दे, कोई और दे। मतलब कौन दे, इस फंड में से दिया जाएगा, इंडिपेंडेंट हो जाएगा ये। अब मेरा सवाल एनालिसिस का ये है कि एक तो सिबिल है हमारे यहाँ पे, क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो किसी का भी लोन अगर आपको लेना होता है, अगर आप एसबीआई के पास में जाते हो तो सिबिल की रेटिंग आपके लोन फॉर्म पे वो मंगाते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, आपका पैन कार्ड डालते हैं उसमें और वो रेटिंग निकल के आती है कि आपने इतनी बार क्रेडिट कार्ड का बिल नहीं पे किया, इतने बैंकों में आपने खाता खुलवाया और उस खाते को ऑपरेट नहीं किया, ये सारी रेटिंग निकल के आ जाती है। आपने कितनी ईएमआई अपने होम लोन पे, कार लोन पे मिस करी हैं। ठीक है, मेरा सवाल ये है कि हम प्राइवेट रेटिंग एजेंसीज को इतने पैसे क्यों दें फंड के हिसाब में से। ठीक है, प्राइवेटाइजेशन का जमाना है, क्या हम अपना, जैसे हमने रुपे कार्ड बनाया है कि हम वीजा पे या मास्टर कार्ड पे निर्भर ना रहें, तो स्वदेशी यदि हम इतना सब कुछ बना रहे हैं तो एक स्वदेशी रेटिंग एजेंसी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा जो काम हो गया एनपीएस का, वो दोस्तों सब प्राइम लेंडिंग क्राइसिस जो यूएसए में आया था, अब ध्यान देना, जो सो रहे हो स्ट्रिक्टली बोल रहा हूँ, जाग जाओ, जो 2007-8 में सब प्राइम क्रेडिट रेटिंग का जो मतलब फंडा था, उसमें लैंडिंग क्राइसिस था। उसमें क्या था, रेटिंग एजेंसीज की तर्ज पे उनकी रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए लोन दे दिए जाते थे। भिखारियों को भी लोन दे दिए गए, मतलब जैसे बहुत बड़े बड़े उद्योगपति जिनके पास में कुछ भी नहीं था, उन्होंने भी लोन लिया और बाद में जैसे ही रिसेशन आया उन्होंने लोन पे करने बंद कर दिए, जिसके चलते क्या हुआ, बैंकों का नुकसान हुआ। अब इंडिया में भी ऐसा ही हो रहा है, 16 से 17%। अगर आप एडिटोरियल एनालिसिस देखेंगे अनअकैडमी पे, तो उसमें आज के एडिटोरियल में ये है 25 मई के कि 16 से 17%, यदि 1 लाख करोड़ के लोन थे तो मान लो कि 16 से 17% उसका 16-17 लाख करोड़ रुपए का घाटा बैंकों को झेलना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि हम निजी क्षेत्र पे, इन निजी रेटिंग एजेंसीज पे कब तक निर्भर रहेंगे। हमें अपनी एक रेटिंग एजेंसी बनानी चाहिए या फिर सिबिल को ही हमें सशक्त करना चाहिए। तो इस बार आप सिबिल पे एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो, इन सारी न्यूज़, इन सारी एनपीएस के चलते, कि सिबिल है क्या, कब बनाई गई, किसके अंदर ये आती है। तो वाई कैन नॉट इंडिया हैव इट्स ओन वर्ल्ड क्लास रेटिंग एजेंसी। तो आप इस पे थोड़ा सा ओपिनियन डेवलप करेंगे और आंसर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो ये था आज का न्यूज़ एनालिसिस दोस्तों, आई होप यू लाइक इट। और जो भी गिले शिकवे हैं इन कमेंट सेक्शन में आप लोग उन्हें साइट कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस टाइम।